नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। दोस्तों, आज हम सीडीपी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं और आगे आने की भी संभावना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। दोस्तों, समावेशी का मतलब होता है कि तमाम प्रकार के जो बालक होते हैं, हर चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हर प्रकार से एक ही विद्यालय में, एक ही क्लास में, एक ही साथ जो पढ़ाई होती है उसी को कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। तो कह रहा है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। बी है शिक्षण का एक विशेष तरीका है जिससे सभी बालक सीख सकें। सी है कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। डी है शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है पहला वाला ऑप्शन, एकदम राइट आंसर जाता है कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। यही समावेशी शिक्षा से जो है तात्पर्य है और एनसीएफ 2005 भी यही कहता है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है जब। ऑप्शन है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं तब उनको अपनी क्षमता का एहसास होता है, या फिर जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं तब होता है, या फिर जब वे निजी कक्षा लेते हैं तब होता है, या फिर जब उनका लगातार परीक्षण होता है तब होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा कि जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं तब उन्हें अपनी क्षमता का एहसास होता है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथ से बनाई हुई चीज़ों की जो शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा किसको दी जाती है? प्रतिभाशाली बच्चों को, सृजनशाली बच्चों को, पिछड़े हुए बच्चों को, या फिर अपराधी बच्चों को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि पिछड़े हुए बच्चों को, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? यानी कि अपसमायोजित यानी कि समायोजित नहीं, मतलब अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है। साथियों से झगड़ा करना, यह तो समायोजित बच्चे का लक्षण है। नाखून काटना, ये भी है। भावनात्मक रूप से परिपक्व, तुतलाना। तो यहाँ पे देखिए जो सी वाला ऑप्शन है यही एकदम राइट आंसर जाएगा कि भावनात्मक रूप से परिपक्व, यही जो है असमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है। आइए हम लोग पांचवा नंबर देख लेते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है। ऑप्शन है केवल सड़कियों नहीं, बल्कि यहाँ पे देखिएगा ये मिस्टेक हुआ है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है। बी है विकलांग बच्चे शामिल हैं। सी है विभिन्न विकलांग बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषाई स्थितियों की परवाह न करना, इसके लिए। डी है विशिष्ट स्कूलों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है, ये है आपका सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है कि विभिन्न विकलांग बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषाई स्थितियों की परवाह न करते हुए उसे एक ही स्कूल शिक्षा प्रणाली में संदर्भित करें। तो यहाँ पे पांचवें का सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है। आइए हम लोग छठवां नंबर देख लेते हैं। छठवां नंबर कह रहा है कि समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यानी कि समावेशित जो विद्यालय है इस योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत। यानी देखिए, हमने
आपसे चर्चा पहले भी कई वीडियो में हम कर चुके भी हैं कि जो है इसमें दो तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। एक तो गलत, एक तो यानी कि नहीं, एक तो हाँ, यानी दो तरह के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि कौन सा कथन गलत है। समानता की भावना का विकास, बी है धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, सी है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, डी है विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी में आत्महीनता की भावना का विकास, यही जो है समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो विद्यार्थी के प्रति यदि आप आत्महीनता की भावना विकसित करेंगे तो बच्चे अपने मन में जो है कुछ ना कुछ गलत की योजना के रूप में वो सोचते रहते हैं, और यही जो है समावेशित विद्यालय की योजना के संदर्भ में यही चीज़ गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। आइए हम लोग देख लेते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। एनसीईआरटी जो मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है वो किसके संदर्भ में कार्य कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण या फिर वित्तीय सहायता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है आपका पहला वाला ऑप्शन, एकदम राइट आंसर होगा कि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण में कर रहा है। आइए इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं आठवां नंबर। आठवां नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है। यानी कि विशिष्ट प्रकार के बालक ये नहीं हैं। ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले को, सृजनशील बालक को, शारीरिक रूप से विकलांग बालक को, साधन संपन्न बालक को। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऐसा नहीं है। देखिए विशिष्ट बालक की जो पहचान होती है, चाहे वो धीमी गति से सीखे या फिर तेजी गति से सीखे, वो विशिष्ट के अंतर्गत ही आएगा। सृजनशील बालक नए नए कार्य, ऐसा नहीं है कि जो बालक अंधे हैं या जो बालक बहरे हैं या जो सुन नहीं सकते हैं ये जो है विशिष्ट बालक नहीं है, ये मतलब कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छे अच्छे काम वो भी कर सकते हैं, इसलिए उनको भी जो है सृजनशील जो है प्रतिभाशाली या विशिष्ट के रूप में रखा गया है। शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन होगा ये एकदम राइट आंसर होगा कि साधन संपन्न जो बालक होते हैं ये जो है विशिष्ट बालकों के प्रकार में नहीं आते हैं। बाकी सभी धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील, शारीरिक रूप से विकलांग ये सभी आते हैं, सभी जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो साधन संपन्न बालक है यही नहीं आता है। आइए हम लोग 9वां नंबर देख लेते हैं। हमारा नंबर 9 कहता है बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, बच्चों के भाषाई यानी भाषा के विकास के लिए जो जरूरी है वो क्या है। आइए ऑप्शन देखते हैं। उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, बी है भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, सी है लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो 9वां वाला जो हमारा विकल्प है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, ये भी एकदम राइट आंसर जाएगा। बी है भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, ये भी एकदम सही है। सी है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनने का अभ्यास, ये भी सही है। इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है कि बात ये सभी विकल्प जो है सही हैं। आइए हम लोग अगला नंबर देख लेते हैं। हाँ, तो अगला नंबर है 10वां। ता, फा, चा ध्वनियाँ हैं स्वनिम, रूपिम, लेखिम या फिर शब्दिम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है आपका स्वनिम। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कहता है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो इसमें देखिएगा कि इसमें कह रहा है कि गलत। देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि सीटेट के एग्ज़ाम में 2 तरह के जो है प्रश्न देखने को मिलता है, एक तो गलत कहता है, एक तो हाँ में जवाब देना होता है।
तो भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो यहाँ पे देखिएगा, ये ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। आगे है विकल्प, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। सी है उसके प्रयोगों का समर्थन करना। डी है उसके प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए, अवसर उपलब्ध कराना ये तो सही हो जाएगा, उसके प्रयोगों का समर्थन करना ये भी सही हो जाएगा। जहाँ तक बात है बी वाला ऑप्शन, देखिए कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य, तो अमान्य करना यही चीज़ जो है ये गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है व्याख्या, अनुमान और या फिर अथवा करके दिया है, नियंत्रण प्रावकलन के लक्षण है, डॉट डॉट करके दिया है। अब इसमें ऑप्शन है पारंपरिक तर्कणा है, या फिर आगनात्मक तर्कणा है, या फिर निग्नात्मक तर्कणा है, या फिर वैज्ञानिक पद्धति है। तो व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण ये सब जो है, हाँ तो 12 का देखिएगा, ये सब व्याख्या, अनुमान, नियंत्रण ये सब क्या है? ये सब जो है वैज्ञानिक पद्धति हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि प्रवाह पूर्णतया, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डॉट डॉट के साथ संबंधित तत्व हैं। ऑप्शन है प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ किताबों में जो है प्रतिभा भी दिया है, हालांकि ठीक भी है, लेकिन सीटेट में जो है जो उत्तर माना है यहाँ पे अपसारी चिंतन को ही माना है। अपसारी चिंतन में होता क्या है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं नए नए कार्य के रूप में देखे जा सकते हैं। जैसे बालक अगर विद्यालय में जाता है तो वहाँ पे कोई बच्चा जा रहा है तो वहाँ पे देखेगा कि कमरा कैसा है, कोई बालक जाता है तो उस पर देखेगा कि यहाँ के फील्ड कैसे हैं, क्षेत्र विद्यालय को निगरानी में देखने लगता है। कोई बच्चा जो है ऑफिस में घुस जाता है, ऑफिस को देखने लगता है। तो ऐसे होते हैं अपसारी चिंतन। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन ये सब काफ़ी हद तक जो है अपसारी चिंतन से जुड़ते हैं, और इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए हम लोग 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर है निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या निपटा जा सकता है? तो हकलाने की जहाँ तक समस्या है, ऑप्शन है आपके परिणामकारी वाक, लंबित वाक, अनुश्रुत वाक या फिर प्रावधित वाक। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा, प्रावर्धित वाक। यहाँ पे क्या होता है कि इन बालकों को प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए हम लोग 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर हमारा कहता है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। कि एक बच्चा अपनी जो है मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा जो है वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? यानी कि समान रूप से गलतियां जो है वो किस तरह से कर सकते हैं? आधिकारिक सामान्यीकरण से, या फिर सरलीकरण से, या फिर विकासात्मक रूप से, या फिर अत्यधिक संशुद्धता के रूप में। तो यहाँ पे जो 15 का होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ये आपका सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा कि विकासात्मक रूप में, क्योंकि दोनों जो है कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, यानी कि विकास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कहता है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक, अब इसमें ऑप्शन है संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगति प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन अनिवार्य रूप से इसमें पूछना चाह रहा है कि इसमें क्या है। तो देखिएगा चिंतन जो होता है ये एक संज्ञानात्मक जो है एक गतिविधि होती है, क्योंकि जब तक बच्चा संज्ञान में नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं सीखे रहेगा, तब तक वो चिंतन नहीं कर सकता है। जैसे बच्चे को ये मालूम है, परिवार के द्वारा सिखाया गया कि इनको पापा कहते हैं, इनको मम्मी कहते हैं, या इनको चाची या बुआ, तो तभी वो चिंतन करेगा ये हमारी मम्मी हैं। तो इसलिए यहाँ पे संज्ञानात्मक गतिविधि एकदम राइट आंसर जाता है। आइए हम लोग 17 नंबर देखते हैं।
17 नंबर कह रहा है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों से शामिल होते हैं जो डांट डांट होती हैं, तब वे जल्दी डांट डांट करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित, जहां देखिए सीटेट के एग्जाम में एक चीज़ और है, केवल शब्द अगर आपको मिलता है तो ये जो है नकारात्मक शब्द है, इसको जो है तुरंत काट देना है, इसलिए यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा। बी है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। सी है वास्तविक जीवन में उपयोगी जो है सीखना, और डी है कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। तो देखिए डी वाला ऑप्शन कुछ हद तक तो सही है, लेकिन सी वाला ऑप्शन देखिए एकदम राइट आंसर जाता है कि वास्तविक जीवन में ये उपयोगी है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। आइए 18 नंबर हम लोग देख लेते हैं। अट्ठारह नंबर हमारा कह रहा है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों, देखिए यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है, ये पुर्जों यहाँ पे रहेगा, पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। यानी इरफान जो है एक छोटा सा बच्चा है, वो खिलौनों को तोड़ दे रहा है, उसके पुर्जों को जो है देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर दे रहा है, तो आप इसमें उसकी सहभागिता में क्या आप करेंगे। कहने का मतलब ये है, ऑप्शन है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बी है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। सी है इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। डी है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि डी वाला ऑप्शन भी एकदम गलत जाता है कि उस पर नज़र रखेंगे, जी नहीं, आप नज़र नहीं रखेंगे। इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, ऐसा नहीं है, ये भी गलत जाएगा। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, जी नहीं, आप ऐसा भी नहीं करेंगे। हाँ, ए वाला ऑप्शन देखिएगा एकदम राइट आंसर जाएगा कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए 19 नंबर हम लोग देख लेते हैं। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। आइए 19 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर है, हाँ 19 नंबर है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि। कहने का निम्नतर श्रेणी का मतलब होता है कि बार बार निम्न क्रम से वो नंबर पा रहा है, अधिक नंबर नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में ये विचार विमर्श दिया जा रहा है कि आप क्या करेंगे। ऑप्शन है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे। बी है मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कामिक्स खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। सी है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाएँ उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। जी नहीं, बाकी ये सब गलत हैं, ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे। कहने का मतलब कि अध्यापक जिस तरह से बच्चों को ढालेंगे वो उसी अनुरूप वो ढलता चला जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे की गलती नहीं है बल्कि अध्यापक और परिवार की गलती होती है। आइए हम लोग 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर हमारा क्या कहता है। 20 नंबर कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे। तो 20 नंबर का जहाँ तक बात है कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, पर शिक्षक को क्रियात्मक यानी कि नए नए कार्य करने के जो शोध होते हैं उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। बी है अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे और सी है बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। आइए हम लोग 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर हमारा कहता है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती
है कि किस तरफ ले जाती है? आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बी है बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। सी है पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। डी है कुछ बच्चों की अनुत्तीर्ण होना ही चाहे व्यवस्था पर उतना ही अधिक प्रयास करे। तो यहाँ पे देखिएगा कि सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की यहाँ पे आवश्यकता है। आइए हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या फिर डी है इनमें सभी। तो इनमें से सभी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान की बात हो रहा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, यही जो है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। आइए हम लोग 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर कहता है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, यानी कि जब बच्चा फेल हो रहा है तो इसका तात्पर्य आप किससे लगाएंगे? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, इस पे आप कहेंगे कि बी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, इसके लिए आप कहेंगे। सी है व्यवस्था फेल हुई है, इसके लिए कहेंगे। या फिर डी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बी वाला है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ट्यूशन देंगे। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा होगा ये परीक्षा देने जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उत्तरों को याद नहीं करेगा, याद तो करेगा ज़रूर। यहाँ पे देखिएगा कि सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि व्यवस्था फेल हुई है, कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यही होता है कि व्यवस्था कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ हुई है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। आइए हम लोग 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर हमारा कहता है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, व्यक्तिक का मतलब होता है किसी एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है। ऑप्शन है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, या फिर बच्चों को बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तीसरा, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। चौथा है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। देखिए यहाँ पे जहाँ तक बात है कि ये तीसरा वाला तो एकदम गलत हो जाएगा कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम का जो है नियम को लागू करें, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता है। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे एकदम राइट आंसर जाएगा कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है। आइए हम लोग 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर हमारा है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन जो है उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आप क्या करेंगे? ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की पृष्ठ फीडबैक प्राप्त हो। दूसरा है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में होना चाहिए इसलिए। तीसरा है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए इसलिए। या फिर चौथा है इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो इसलिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये सभी गलत हो जाएंगे आपके, भय वगैरह ये सब नहीं होता है, उपलब्धियों में अंतर भी नहीं होता है। केवल शब्द अगर आपको दिखाई देता है तो एकदम ये जो है पॉजिटिव प्रश्न है, यानी कि सकारात्मक प्रश्न नहीं होता है, नकारात्मक प्रश्न उत्तर होता है, इसलिए यहाँ पे ये भी कट जाएगा। यहाँ पे आकलन उद्देश्यपूर्ण जो होता है ये होता है इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है। तो मित्रों ये था CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अभी आपने देखा। मित्रों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट मार्क्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। हमें अनुमति दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।